द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 14। वह जो अपने धन के साथ ऐशो आराम फरमाते हैं उसकी संपन्नता मुश्किल से आगे बढ़ पाती है, और जो अपने धन के साथ जोखिम उठाता है वह भी अक्सर गरीबी का शिकार हो जाता है। लेकिन यदि निश्चितताओं के साथ जोखिम उठाया जाए तो नुकसान की भरपाई हो सकती है। सर फ्रांसिस बैकन। आरंभ करना। आप शेयर चरण के महत्वपूर्ण पहलू से कैसे निपटेंगे? ग्राहम का सुझाव है कि रक्षात्मक निवेशक के लिए सबसे आसान है कि वह डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के सभी शेयर खरीद ले। आज का रक्षात्मक निवेशक इससे और बेहतर कर सकता है। वह किसी टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड को खरीद सकता है जिनमें प्रत्येक शेयर अनिवार्य रूप से खरीदने योग्य होता है। कम लागत वाला इंडेक्स फंड कम रखरखाव वाले स्टॉक निवेश के लिए अब तक सुरक्षित सबसे अच्छा साधन है, और इसमें सुधार करने से किसी भी प्रयास में उससे अधिक काम और अधिक जोखिम और उच्च लागत लगती है करने की ज़रूरत होती है, जितना वास्तव में रक्षात्मक निवेशक न्यायसंगत ठहरा सकता है। अधिकांश लोगों के लिए खुद अनुसंधान करना और अपने लिए शेयर चुनना अनिवार्य नहीं है। फिर भी कुछ रक्षात्मक निवेशक विविधीकरण और व्यक्तिगत शेयर चुनने की बौद्धिक चुनौती का आनंद लेते हैं, और यदि आप मंदी के बाजार में बच सके हैं और अभी भी शेयरों को चुनने में आनंद आता है, तो ग्राहम या मेरे पास कहने को ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रोक सके। ऐसा होने पर बजाय इसके कि संपूर्ण शेयर बाजार इंडेक्स फंड को अपना पोर्टफोलियो बनाएं, बल्कि इसे अपने पोर्टफोलियो का आधार बनाएं। एक बार जब आप यह आधार बना लेंगे तो आप अपने शेयर चुन सकेंगे और नई बढ़त का अनुभव करेंगे। अपने शेयर धन में से 90% को इंडेक्स फंड में लगाएं और शेष 10% से अपने खुद के शेयरों को चुनने का प्रयास करें। जब आप ऐसे ठोस स्वत्व का निर्माण कर ले, आपको खोज केवल तभी करनी चाहिए। यह विस्तृत विविधीकरण इतना अहम क्यों है, यह जानने के लिए आगामी पृष्ठों की साइड बार देखें। विविधीकरण क्यों? 1990 के दशक के तेज़ी के बाजार के दौरान विविधीकरण की सबसे आम आलोचनाओं में से एक यह थी कि वह आपकी उच्च रिटर्न की संभावनाओं कम करता है। आखिरकार यदि आप अगली माइक्रोस्कोप को पहचान लेते हैं तो क्या आपके लिए सही नहीं होगा कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दें? निश्चित ही, जैसा कि हास्य लेखक विल रोजर्स ने एक बार कहा था, जुआ न खेले, अपनी सारी बचत ले और कुछ अच्छे शेयर खरीद ले और इन्हें तब तक अपने पास रखे जब तक कि ये बढ़ नहीं जाते, फिर इन्हें बेच दे। यदि ये ऊपर नहीं जाते तो इन्हें न खरीदे। फिर भी जैसा कि रोजर जानते थे, 2020 दूरदर्शिता का उपहार बहुत से निवेशकों को नहीं मिलता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं, ये ऊपर जाएंगे या नहीं, इसका पता हमें इसे खरीदने के बाद ही लगता है। इसलिए वह शेयर जिसके पास अगला माइक्रोसॉफ्ट होने का सोच रहे हैं, वह इसकी जगह अगला माइक्रो स्ट्रेटजी भी साबित हो सकता है। यह पहले बाजार सितारा मार्च 2000 के 3130 प्रति शेयर से 2002 के अंत में 15.10 पर पहुंच गया था, जो 99.5% दुर्भाग्यपूर्ण से नुकसान था। अपने धन को अनेक शेयरों व उद्योगों में फैलाए रखना गलत होने के जोखिम के खिलाफ एकमात्र विश्वसनीय सुरक्षा है। परंतु विविधीकरण न केवल आपके गलत होने की संभावना को न्यूनतम करता है, बल्कि यह आपके सही होने की संभावनाओं को भी अधिकतम कर देता है। लंबा समय बीतने पर कुछ मुट्ठीभर शेयर सुपर स्टॉक्स में तब्दील होकर 10,000% से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मनी पत्रिका ने 2002 के अंत तक 30 वर्षों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 30 शेयरों को चुना है। जो 2020 दृष्टि से देखें तो यह सूची पूर्णतया अप्रत्याशित थी। इतने सारे टेक्नोलॉजी और हेयर केयर स्टॉक्स के बावजूद इसमें साउथ वेस्ट एयरलाइंस, वर्थिंगटन
स्टील, डॉलर जनरल डिस्काउंट स्टोर और नवसार बनाने वाली यूएस इको के शेयर भी शामिल है। यदि आप सोचते हैं कि बीते 1972 में आप भी इनमें से किसी शेयर पर बड़ा दांव खेल सकते थे, तो आप अपने से मजाक कर रहे हैं। इसे इस तरह सोचें, बाजार के विशाल भूसे के ढेर में केवल कुछ ही सुइयां वास्तव में बड़ा मुनाफा उत्पन्न कर पाती है। आपके पास इस भूसे का जितना बड़ा ढेर होगा, आपके लिए आखिर में उनमें से कम एक सुई खोजने की उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं होगी। पूरे भूसे के ढेर का स्वामित्व आदर्श रूप से इंडेक्स फंड द्वारा, जो पूरे यूएस स्टॉक मार्केट पर नज़र रखता है, होने से आप सुनिश्चित कर लेंगे कि हर सुई को तलाश सके। इस प्रकार सभी सुपर स्टॉक्स से रिटर्न प्राप्त करेंगे। विशेष रूप से यदि आप रक्षात्मक निवेशक हैं, तो सुइयों को क्यों तलाशें जब आप सारे भूसे के ढेर का मालिक बन सकते हैं। जांच। चलिए ग्राहम के शेयर चयन पैमाने पर थोड़ा आज के परिवेश में नज़र दौड़ाते हैं। उचित आकार। आजकल छोटी कंपनियों को बाहर करने का अर्थ है कि अधिकांश रक्षात्मक निवेशक उन शेयरों से दूर रहे जिनका कुल बाजार मूल्य 2 बिलियन से कम है। 2003 के आरंभ में इसके बाद भी आपके पास स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 500 स्टॉक इंडेक्स में से चुनने के लिए 437 कंपनियां रह जाती थी। हालांकि आज के रक्षात्मक निवेशक ग्राहम के दिनों के विपरीत छोटे शहरों में विशेषज्ञता रखने वाले म्यूचुअल फंड्स को खरीदकर सहज ही छोटी कंपनियों का स्वामित्व हासिल कर सकते हैं। पुनः वैनगार्ड स्मॉल कैप इंडेक्स जैसा इंडेक्स फंड पहली पसंद होना चाहिए। हालांकि एरियल, टी रो प्राइस, रॉयस और थर्ड एवेन्यू जैसे अन्य सक्रिय फंड भी वाजिब भाव पर उपलब्ध है। मजबूत वित्तीय स्थिति। मॉर्गन स्टैनली के बाजार रणनीतिकार स्टीव गैल्ब्रेथ और जे लेसस के अनुसार 2003 की शुरुआत में S&P 500 इंडेक्स की लगभग 120 कंपनियां ग्राहम की जांच में 2 से 1 के वर्तमान अनुपात पर खरी उतरती थी। वर्तमान देयताएं से कम दोगुनी वर्तमान आस्तियों के साथ इन फर्मों को कार्यशील पूंजी पर औसतन काफ़ी सहारा मिलता है, जो इन्हें कठिन समय के कायम रख सकता है। वॉल स्ट्रीट हमेशा कड़वी विडंबना से भरा है और ग्रोथ स्टॉक बुलबुले के फटने से एक अजीब स्थिति उत्पन्न हुई है। 1999 और 2000 में हाईटेक, बायोटेक और टेलीकम्युनिकेशंस के शेयरों से आक्रामक ग्रोथ मिलने की उम्मीद थी और उन्होंने बजाय इसके अंत में अपने अधिकांश निवेशकों को आक्रामक रूप से संकुचन कर दिया। लेकिन 2003 की शुरुआत में चक्र पूरा घूमा और ऐसे अनेक ग्रोथ स्टॉक्स वित्तीय रूप से रूढ़िवादी हो गए, जो कार्यशील पूंजी से भरपूर, नकद से समृद्ध और प्रायः ऋण मुक्त थे। नीचे दी गई यह टेबल इसी का नमूना देती है। यह सबक यह नहीं है कि ये स्टॉक अचूक थे या आपको इस टेबल में मौजूद हर चीज़ और किसी भी चीज़ को बिना देरी किए खरीद लेना चाहिए। इसकी जगह आपको समझना होगा कि रक्षात्मक निवेशक मंदी के बाजार में टूट को धैर्य और शांति से देखते हुए हमेशा समृद्ध हो सकता है। ग्राहम का वित्तीय क्षमता का पैमाना अभी भी कार्य करता है। यदि आप विविधीकृत शेयर टोकरी को उनसे बनाएं और जिनकी वर्तमान आस्ती उनकी वर्तमान देयताओं से कम दोगुनी हो और जिनका दीर्घावधिक कर्ज उनकी कार्यशील पूंजी से अधिक न हो, तो अंत में आपके पास ऐसी भरपूर रूढ़िवादी वित्तीय कंपनियों का समूह होगा जिनमें पर्याप्त स्थिरता की क्षमता होगी। आज सबसे अच्छा मूल्य अक्सर उन शेयरों से मिलता है जो कभी हॉट रहे हो और बाद में कोल्ड हो गए हो। इतिहास भर में ऐसे शेयर अक्सर ऐसा सुरक्षा मार्जिन प्रदान करते हैं जो रक्षात्मक निवेशक की मांग होता है। आय की स्थिरता। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 इंडेक्स की सभी कंपनियों में से 86% की 1993 से लेकर 2002 तक प्रति वर्ष सकारात्मक आय रही थी। इसलिए ग्राहम का आग्रह पिछले 10 वर्षों में आम स्टॉक के लिए कुछ आय एक वैध परीक्षण बना हुआ है। यह इतना कठिन है कि पुराने हारने वालों को हटा देता है,
लेकिन इतना प्रतिबंधात्मक भी नहीं है कि आपकी पसंद को अवास्तविक रूप से छोटे नमूने तक सीमित कर दे। डिविडेंड रिकॉर्ड 2003 की शुरुआत में स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के अनुसार S&P 500 की 354 कंपनियां डिविडेंड का भुगतान करती थी। तकरीबन 255 कंपनियों में लगातार कम से कम 20 वर्षों तक डिविडेंड का भुगतान किया है और S&P अनुसार इंडेक्स की 57 कंपनियों ने अपने डिविडेंड कम से कम 25 वर्षों तक लगातार इजाफा किया। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वे हमेशा ऐसा करती रहेंगी, लेकिन यह राहत का संकेत है। आय में वृद्धि। S&P 500 की कितनी कंपनियों ने 2002 में पर्याप्त 10 वर्षों में ग्राहक की मांग के मुताबिक अपनी अर्निंग प्रति शेयर को कम से एक तिहाई तक बढ़ाया है। हमने 1991 से लेकर 1993 तक प्रत्येक कंपनी की आय का औसत निकाला है और इसके बाद पड़ताल की है कि क्या 2000 से 2002 तक औसत आय में कम से कम 33% का इजाफा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 की 264 कंपनियां इस जांच पर खरी उतरती है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है ग्राहम ने एक छोटी सी बाधा भी लगाई है। एक दशक से ज़्यादा 33% की संचयी वृद्धि 3% आवश्यक वार्षिक वृद्धि से कम है। अर्निंग प्रति रेशो के कम से कम 50% की संचयी वृद्धि, क्यूमुलेटिव ग्रोथ या 4% की वार्षिक बढ़त कुछ रूढ़िवादी है। इनमें से S&P 500 इंडेक्स की कम से कम 245 कंपनियां 2003 की शुरुआत में इस पैमाने पर खरी उतरी, जिससे रक्षात्मक निवेशक के पास चयन के लिए सूची पर्याप्त हो गई। यदि आप संचय वृद्धि की बाधा को दोगुना कर 100% या औसत वार्षिक वृद्धि का 7% कर दें तो इनमें से 198 कंपनियां कट ऑफ तक पहुंच जाएंगी। मध्यम PE रेशो। ग्राहम अनुशंसा करते हैं कि उन स्टॉक्स तक सीमित रहे जिनका वर्तमान भाव बीते 3 वर्षों की औसत आय से 15 गुना से अधिक न हो। अविश्वसनीय रूप से आज वॉल स्ट्रीट की प्रचलित परिपाटी है कि शेयरों का मूल्यांकन करने के लिए इसके वर्तमान भाव को ऐसी चीज़ से विभाजित किया जाता है जिसे नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स कहते हैं। इससे वह मिलता है जिसे कई बार द फॉरवर्ड PE रेशो भी कहा जाता है। ज्ञात वर्तमान भाव को भविष्य की अज्ञात आय से विभाजित करके PE रेशो निकालना बेतुकी बात है। मनी मैनेजर डेविड ड्रेमन दर्शाया है कि लंबे समय में वॉल स्ट्रीट की 59% आम आय भविष्यवाणियाँ लज्जाजनक रूप से बड़े अंतराल से चूक जाती है, जिनमें वास्तव में रिपोर्टेड आय से कम 15% तक कम या अधिक आकलन होता है। इन अदूरदर्शी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के आधार पर आने वाले वर्ष के लिए अपने पैसे का निवेश करना उतना ही जोखिम भरा है जैसा कानूनी रूप से नेत्रहीनों के लिए किसी तीरंदाजी टूर्नामेंट में लक्ष्य भेद बिंदु को स्वेच्छा पकड़ना। इसकी जगह खुद ही शेयर प्राइस अर्निंग रेशो की गणना करें। वर्तमान भाव को बीते 3 वर्ष की औसत आय से विभाजित करके ग्राहम के फॉर्मूले का प्रयोग करें। 2003 की शुरुआत में स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 500 इंडेक्स के कितने स्टॉक का मूल्य उनकी 2000 से 2002 तक औसत आय से 15 गुना से अधिक नहीं था। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार ग्राहम की जांच में प्रचुर मात्रा में कुल 185 कंपनियां उत्तीर्ण होती है। मध्यम प्राइस टू बुक रेशो। ग्राहम 1.5 से अधिक रेशो ऑफ प्राइस टू एसेट्स या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो की अनुशंसा नहीं करते। हाल के वर्षों में कंपनियों के मूल्य का बड़ा अनुपात फ्रेंचाइजी, ब्रांड नेम, पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसे अमूर्त संपत्ति में आए हैं। चूँकि ये कारक अधिग्रहण के साथ मिली साख बुक वैल्यू की मानक परिभाषा से अलग है, इससे अधिकांश कंपनियां आज ग्राहम के दिनों से प्राइस टू बुक गुणकों के अधिक भाव पर है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 में 123 कंपनियां या 4 में से 1 का भाव अपनी बुक वैल्यू से 1.5 गुना से नीचे है। 273 कंपनियां या इंडेक्स का 55 या प्राइस टू बुक रेशो 2.5 से कम है। ग्राहम के उस सुझाव का क्या होगा कि आप
पी रेशो को प्राइस टू बुक रेशो से गुना करें और यह देखें कि यह परिणाम संख्या 22.5 से नीचे है या नहीं। मॉर्गन स्टैनली के डेटा के आधार पर S&P 500 में से कम 142 स्टॉक्स 2003 की शुरुआत में इस जांच को पास कर लेते, जिनमें डाटा कॉर्प, इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम और वॉशिंगटन म्यूचुअल फंड शामिल है। अतः ग्राहम का मिश्रित गुणक ब्लेंडेड मल्टीप्लायर अभी भी उस शुरुआती स्क्रीन पर उचित भाव वाले स्टॉक्स की पहचान करने का काम कर रहा है। समुचित सावधानी। आप चाहे जितने भी रक्षात्मक निवेशक हो, शेयर चुनने के आपके कार्य को न्यूनतम करने की ग्राहम की मंशा के मायने में कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें छोड़ना आपके लिए उचित नहीं होगा। अपना होमवर्क करें। www.sec.government के EGR डेटाबेस के माध्यम से आपको किसी भी कंपनी की वार्षिक और तिमाही रिपोर्ट मिल सकती है। साथ ही वह प्रॉक्सी स्टेटमेंट भी मिल जाता है जो मैनेजरों के साथ वेतन, स्वामित्व और संभावित हित संघर्षों का खुलासा करता है। इसके कम से कम 5 वर्ष तक पढ़ने योग्य होंगे। पड़ोस में पड़ताल। www.quicken.com जैसी वेबसाइट आपको बता देंगी कि कंपनी के कितने प्रतिशत शेयरों का स्वामित्व संस्थानों के पास है। 60% से अधिक कुछ भी बताता है कि शेयर कदाचित अनदेखा नहीं होगा और संभवतः अत्यधिक खरीदा गया होगा। जब बड़े संस्थान बिकवाली करते हैं तो वे बिल्कुल एक साथ बेचते हैं, जिनके शेयरों के विनाशकारी परिणाम होते हैं। कल्पना कीजिए कि सभी रेडियो सिटी रॉकेटीज लुढ़कते हुए मंच के किनारे आ जाए, तो आप समझ जाएंगे कि वेबसाइटें आपको यह भी बताएंगी कि सबसे बड़े स्टॉक स्वामित्व किसके पास है। यदि वे मनी मैनेजमेंट फर्मों है जो आप ही की शैली में निवेश करती है, तो यह अच्छा संकेत है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।